और भाई फिर से आ गए चैनल पे। ओके ठीक है, कुछ तो नई लाइन बोली है। ठीक है, आज मैंने वीडियो स्टार्ट करने के लिए मेन बात यह है कि आज हम सीखेंगे स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस, ओ बहन शो, इतनी जल्दी स्टोरेज क्लासेस में भी पहुंच गया क्या तू? ठीक है, कोई नहीं, स्टोरेज क्लासेस सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़े से नोट्स बना रखे हैं चैट जीपीटी की मदद से, आसान भाषा में समझते हैं। एक स्टोरेज क्लास तुम्हें क्या बताती है किसी भी एलिमेंट के बारे में? वो सबसे पहले तो उसका स्कोप बताती है कि मान लो तुमने एक वेरिएबल, जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इज इक्वल्स टू, अरे बेंचो a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये a क्या है? एक वेरिएबल है, a ना, है ना? ठीक है, तो स्कोप का मतलब ये है कि स्टोरेज क्लास बताएगी तुम्हें सबसे पहले तो कि वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इन द प्रोग्राम, मतलब कहाँ पे तुम ना प्रोग्राम में अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, कहां से कहां तक। ठीक है, अभी अभी के लिए तुम बस ये सुनो, मैं ना तुम्हें ना जब कोड लिखूंगा ना एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी कि क्या मतलब है स्कोप का। ठीक है, मैं तुम्हें एक एक चीज दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आती है लाइफ टाइम। ठीक है, देख लो एग्जांपल देख लो पहले तो, वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड में मतलब प्रोग्राम में कि या तो किसी एक ब्लॉक में या फंक्शन में या फिर सारे में, पूरे पूरे कोड में। ग्लोबली का मतलब है कि पूरे के पूरे कोड में, ठीक है, कहीं पे भी एक्सेस हो सकती है। और ग्लोबली में ना एक फाइल से दूसरी फाइल ये भी आता है। ठीक है, ये भी बताऊंगा आगे। समझ नहीं आया तुम्हें एक फाइल से दूसरी फाइल? ऐसा मतलब समझो कि तुमने दो फाइल बना रखी, फाइल 1 और फाइल 2। ठीक है, फाइल 1 के अंदर तुम एक एलिमेंट मतलब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, फिर फाइल 2 के अंदर तुम उसे एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो? कूल है ना? ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो मुझे लग रहा है तुम। ठीक है, अब देख बहनचो क्या होगा ना, सबसे पहले तो हाँ लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम, हाउ लॉन्ग द वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी, मतलब कितने समय के लिए तुम्हारा जो वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लिया अभी मैंने a इज इक्वल टू 10 कर दिया। ठीक है, फिर तेरा कोड चला और कोड खत्म हो गया। जितने कोड चला सिर्फ उतने ही तो एग्जिस्ट कर रहा था तेरा तेरा जो ये a इज इक्वल टू 10 है। उसके बाद तो हो सकता है मैं a की वैल्यू चेंज कर दूं, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, अंटिल द फंक्शन एंड्स। मान ले एक फंक्शन के अंदर तूने डिक्लेयर किया, तो जब तक फंक्शन चल रहा है सिर्फ तब तक के लिए 10 a की वैल्यू, या फिर हो सकता है पूरे कोड के एग्जीक्यूशन तक है। समझ रहा है जो मैंने पहले बोला था? ठीक है, फिर आ रही स्टोरेज लोकेशन, कहाँ पे स्टोर्ड है तेरा जो वेरिएबल है। ठीक है, ये जो तूने रजिस्टर, अगर अभी तुझे मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस। एक होता है ऑटो, इसे तुम डिफॉल्ट भी कहोगे, कि जो नॉर्मली ना तुम्हारा खुद से कंपाइल एक जगह पे जहाँ पे तुम्हारा जिस तरीके से स्टोर कराता है ना, उसे डिफॉल्ट बिहेवियर जो रहता है उसे ऑटो भी कहते हैं। ठीक है, तुम खुद से डिक्लेयर भी कर सकते हो ऑटो, इससे कुछ अंतर तो आएगा नहीं, बस बकचोदी के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, ऑटो हो गया, फिर हो गया एक हो गया रजिस्टर। ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा स्टैटिक, और एक हो गया तुम्हारा लास्ट वाला एक्सटर्न। ठीक है, ये 4 टाइप की तुम्हारी स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब जैसे ये रजिस्टर है ना, मैं जब तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा ना तब तुम्हें समझ आएगा कि स्टोरेज लोकेशन का क्या मतलब है। स्टोरेज लोकेशन का अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो या तो तुम्हारा वेरिएबल रजिस्टर के अंदर स्टोर हो रहा होगा या फिर मेमोरी के अंदर। रजिस्टर रजिस्टर ना तुम्हारा ना ऐसा समझो कि ना स्मॉल यूनिट एक्ट है, जैसे तुमने कैसे सुना होगा कि ना प्रोग्राम एक बार रन हुआ तो फिर उसके बाद मान लो पहली बार जब तुमने उस प्रोग्राम को खोला, मान लो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसे खोला तो पहली बार तो खोलने में बहुत टाइम लगा, पर फिर दूसरी बार जब तुम खोलते हो तुम ना, तो वो बहुत जल्दी नहीं खुल जाता। क्यों? क्योंकि ना तुम्हारे ना कुछ फाइल्स ना हमेशा बैकग्राउंड में ओपन रह जाती है उसके लिए, जिससे अगली बार जब तुम खोलो, हमेशा नहीं, मतलब जब तक तुम्हारा कंप्यूटर चल रहा है तब तक एक टाइप से बैकग्राउंड में रन कर रही रहती है उसकी कुछ फाइल्स लोड कर लेता है बैकग्राउंड में, मेमोरी में तुम्हारा एक टाइप से। ये चीज अलग है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वहां पे ना इसलिए ओपन करके रखता हूँ फाइल्स को, जिससे अगली बार जब तुम उसे खोलो तो जल्दी से खुल जाए तुम्हारा प्रोग्राम, नहीं तो हर बार उतना ही टाइम लेगा। वैसे ही सेम तरीके से रजिस्टर भी एक टाइप से एक मेमोरी का एक टाइप से पार्ट होता है, पर रजिस्टर ना रैम, एक रैम होती है ना रैम, उससे भी पहले एक लेवल पे है। मान लो रजिस्टर एकदम टेम्पररीली सेव करता है किसी भी चीज को, टेम्पररीली, पर रजिस्टर ना क्योंकि लिमिटेड होते हैं ना, इसलिए ना जरूरी नहीं है कि अगर तुम ना रजिस्टर के अंदर किसी चीज को स्टोर कराओ तो तुम्हारा जो कंप्यूटर है उसे एक्सेस भी दे। हो सकता है वो मना कर दे कि भाई नहीं मैं तो नहीं दे रहा, मेरे पे रजिस्टर लिमिटेड है, सारे रजिस्टर भर रखे हैं। तो मान लो 9-10 रजिस्टर है, 9-10 के 9-10 भरे हुए हैं, तो ये तुम चाहते हो कि ए को स्टोर कराना चाहते हो वहां पे, पर वो कह देगा नहीं भाई मैं नहीं दे रहा भाई, स्टोरेज भरी पड़ी है भाई, नहीं है रजिस्टर खाली। तो बेसिकली फास्टर एक्सेस के लिए, मतलब जिससे तुम्हारा जो, मान लो अभी एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लो कोई चीज है तुम्हें बार बार उसको एक्सेस करना पड़ रहा है, ऐसा अभी मैं तुम्हें, चलो छोड़ो अभी नहीं बता रहा, समझ नहीं आया, कोड के अंदर समझ में आएगा। फिर है डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, मतलब कि इनिशियलाइज कैसे हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है, ठीक है, ऐसा समझ लो। मेन बात है कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो डिफॉल्ट बिहेवियर। इसको मुझे ज्यादा मैं एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, फिर भी लिखो हैश इंक्लूड stdio.h, जल्दी जल्दी करते हैं, इन मेन। ठीक है, और इसके अंदर मान लो एक और फंक्शन मान लो पहले तो इंट फंक। ठीक है, और अब मैं मान लो इसके अंदर मान लो मैं
फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है, और फंक्शन को कॉल करके रिटर्न 0, ठीक है। और अब मैं फंक्शन के अंदर क्या करूँ, फंक्शन के अंदर करता हूँ, मान लो हाँ चलो काउंटर का एक एग्जांपल लेते हैं। काउंटर का मैंने भी चैट जीपीटी से काउंटर का एग्जांपल सीखा था, तो इसलिए वही बता रहा हूँ, ठीक है। आसान एग्जांपल है पर काउंटर का। देखो मान लो तुम पहले डिक्लेयर करता हूँ इंट काउंटर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, फिर तुम लिख देता काउंटर प्लस प्लस, ठीक है, फिर तुम लिखते हो प्रिंट एफ मान लो काउंटर %d कॉमा काउंटर, है ना। ये कोड तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, आसान सा कोड है। तुमने यहाँ काउंटर लिख दिया कि काउंटर लिखा है पहले, और फिर %d में काउंटर की वैल्यू आ जाए जब वहां पे आउटपुट आएगा, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे इसे नॉर्मली चलाओ तो क्या लिखा आएगा तुम्हारे सबसे पहले, काउंटर 0 था, फिर काउंटर प्लस प्लस हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है 1 आना चाहिए। एक सेकंड, 1 नहीं आया, क्या आया, हाँ काउंटर 1 आया, काउंटर 1 आया ना, हाँ ठीक है, काउंटर 1 आ गया ना। ओके, फिर अब देखो, अब मान लो मैं इस फंक्शन को 2 बार लिख दूं। पहले तो तुम मुझे चलो ये बताओ, क्या मैं डायरेक्टली इस मेन फंक्शन के थ्रू प्रिंट एफ करूं, अगर मैं मान लो यहाँ पे भी और लिख दूं काउंटर, लिख दूं %d कॉमा काउंटर, तो क्या मैं इसके थ्रू इसे एक्सेस कर सकता हूं? अब देखो नहीं कर सकता मैं, तुमने ये देख लिया होगा तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि नहीं कर सकता है। पर लेकिन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका जो स्कोप है ना वो सिर्फ इस काउंटर का, इसका स्कोप ना, देखो एक तो मैं इसके आगे ना अब ऑटो लिख देता हूँ, ऑटो, ये और पहले जो भी था दोनों सेम ही चीज है, ऑटो लिखने से कुछ अंतर नहीं आता क्योंकि ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। तो ना पर लेकिन देखो लिख के इसलिए दिखाना हो कि एग्जाम में अगर तुम कोड लिखोगे तो यही लिखना पड़ेगा, तुम्हें ऑटो करके लिखना पड़ेगा उससे पहले। तो जो ये काउंटर है ना, इसका जो स्कोप है, स्कोप मैंने अभी बताया कि कहाँ पे तुम इसे एक्सेस कर सकते हो, वो उसका स्कोप ना सिर्फ इस एक फंक्शन के अंदर लिमिटेड है, ये मेन के अंदर नहीं है। अगर मैं मेन के अंदर भी एक और काउंटर करके डिक्लेयर करूं तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ मेन के अंदर, पर लेकिन नहीं तो मैं इस काउंटर को एक्सेस नहीं कर सकता अपने मेन फाइल के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। और उसका ऐसी लाइफ टाइम की बात आई, क्या बोला था, इसी फंक्शन के अंदर खत्म हो जाएगा इसका लाइफ टाइम भी, जैसे ये फंक्शन रन हो जाएगा उसके बाद इसका लाइफ टाइम खत्म, ठीक है। और देखो अगर मैं मान लो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, पहला फंक्शन था, ठीक है, पहले फंक्शन में प्लस प्लस हुआ है ना, तो यहाँ पे जब मैंने पहले कॉल किया तो काउंटर की वैल्यू 1 आई, तो तुम्हें क्या लगता है जब मैं अगर एक और फंक्शन को कॉल करूंगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 या 2? अगर तुम्हारा जवाब है वैल्यू 2 आएगी तो बिल्कुल गलत जवाब है। चूतिया, ठीक है। मेन बात है काउंटर 1 आ गया एक और बार, ठीक है। काउंटर 1 क्यों आया? क्योंकि इस फंक्शन से बाहर निकलते ही इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई थी। जब यहाँ पे हमने एक बार इसे रन किया तो इस फंक्शन को एक बार रन किया और फिर इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई थी। फिर से एक और बार जब तुमने बुलाया तो वापस से स्टार्टिंग से चला आई है, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक थी, ये तो सब हमें पहले से पता था क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर यही है। बट अभी मैं ना तुम्हें ना स्टैटिक की फाइल बनाता रहूंगा, ठीक है, स्टैटिक की फाइल बनाता हूँ और स्टैटिक में भी ऊपर की तरफ ना वही लेके चलता हूँ। कहाँ है वो, ये लाइन है ना, कॉपी और स्टैटिक डॉट सी, पहले तो रुको, देखो ये अब ये चीज ना तुम ना स्टैटिक वाले में देखना। एक तो स्टैटिक को कैसे करना है ना, स्टैटिक को तुम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते हो, जैसे तुमने उसको फंक्शन के अंदर किया था ना ऑटो को, स्टैटिक को, अरे यार मैं जो स्टैटिक को तुम यहाँ लिखोगे ऐसे करके, स्टैटिक इंट और क्या था, काउंटर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, काउंटर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 बार फंक्शन को डिक्लेयर किया है, फंक्शन क्या कर रहा है, काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा रहा है और फिर उसे प्रिंट कर दे रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है इस बार भी क्या दोनों में 1 आएगा? देखते हैं। इस बार पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2 आया, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा स्टैटिक है ना एक टाइप से तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये तुम इस फाइल के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, इसलिए इसका स्कोप पूरी फाइल में, ठीक है, समझो यहाँ पे लिखा है ना, और फंक्शन मतलब ग्लोबली, ये जो ग्लोबली टर्म लिखा है, ग्लोबली मतलब है कि इस फाइल के अंदर तुम कहीं पे भी काउंटर को एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी काउंटर को एक्सेस कर सकते हो। क्या मतलब है, क्या मैं यहाँ पे अगर प्रिंट एफ लिखूं और यहाँ पे लिख दूं काउंटर और %d कॉमा काउंटर, क्या मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा? क्या लगता है? अरे बैंड चो, तीसरी बार भी हो गया, ओ फक, कर दिया भाई एक्सेस, यानी एरर नहीं आया, ओ फक भाई, तो खतरनाक चीज है भाई, कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं मैं। हाँ बैंड चो, एक और बार देख, एक और फंक्शन बनाता हूं, चलो इंट चूतिया बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ, अरे बैंड चो रुको, प्रिंट एफ
काउंटर और यहाँ पे परसेंटेज डी कॉमा काउंटर, अरे भैंस क्लंटर। ठीक है ठीक है, ये क्या मैंने, तो अब मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस करूँ, यहाँ लिखूंगा मैं चूतिया। ठीक है, क्या इसके अंदर तुम्हारे हिसाब से वैल्यू आएगी, व्हाट डू यू थिंक? एक काम करते हैं, इसके अंदर भी काउंटर एक और प्लस प्लस कर देते हैं, काउंटर नहीं माइनस माइनस कर देते हैं इसके अंदर काउंटर को। ठीक है, कुछ अलग करते हैं। ओह वेट, नहीं चला, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, अब देखो तुम कैसे करते हैं, पहले पहले चलिए, क्या पता पहले चल जाएगा, क्या लगता है पहले चल गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, एक तो तुम्हें एक और चीज बताता हूँ मैं, सी में ना तुम्हारा कोड ना ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होता है। अब मान लो मैंने चूतिया को कॉल तो यहाँ किया है और फंक्शन मैंने इसके नीचे बनाया, तो फिर वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है तुमने और तुम उसे कॉल कर रहे हो, तो भैंचो इसे पता कैसे चलेगा कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? क्योंकि देखो कंपाइलर ऐसे करके रीड कर रहा है डेटा ऊपर से नीचे, तो इसने अगर पहले रीड कर लिया एक फंक्शन तो उसे पता है कि हाँ भाई ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। पर अगर भैंचो उसने वो फंक्शन पढ़ा ही नहीं, तो वो लगेगा कि अभी तक जहां तक मैंने पढ़ा है इस कोड को, यहाँ पे तो भैंचो वो चूतिया नाम का कोई फंक्शन है नहीं, तो उसका मतलब फंक्शन चूतिया नाम का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, इसलिए सी लैंग्वेज चूतिया है। ठीक है इसलिए बिल्कुल चूतिया सी लगती है मुझे लैंग्वेज। बाकी बाकी अगर तुम किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो तो तुम कर लोगे भाई एक्सेस, भाई फंक्शन को नीचे भी डिक्लेयर करके, एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट में तो कर लेते हो यार वैंचो, मुझे जितना पता है। पर लेकिन इसमें इसमें लौड़ा वैंचो चूतिया सी लैंग्वेज भाई ये ठीक है। बट मेन चीज, अब हम मेन चीज देखते हैं। ठीक है, मेन चीज है कि क्या कर रहा था मैं, वेयर वर वी, तुमने देखा कि किसी के भी अंदर तुम उसे एक्सेस कर पा रहे हो, पहले काउंटर की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर वापस 1 हुई, फिर 1 क्यों हुई? क्योंकि चूतिया को तुमने पहले कॉल किया, चूतिया को जब तुमने कॉल किया तो चूतिया ने माइनस कर दिया वैल्यू को, ठीक है, काउंटर की वैल्यू को, फिर से वापस काउंटर 1 हो गया। और काउंटर 1 लास्ट बार क्यों आया? क्योंकि मैंने डायरेक्टली काउंटर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराई है, मैंने ना प्लस करने के लिए कहा है ना मैंने माइनस करने के लिए कहा है, समझ रहे हो? तो स्टैटिक भी तुम्हें समझ आ गया होगा। इसका लाइफ टाइम क्या है पूरे फंक्शन में, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन क्या है? इसका स्टोरेज लोकेशन में मेन मेमोरी में स्टोर होता है, जो तुम्हारा सारे जहां पे तुम्हारी सारी चीजें होती है वहीं पे होती है। एक लौती ये रजिस्टर नाम की चूतिया चीज है जो ना थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंस ला के दिखाएगी। चलो चलो रजिस्टर भी दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे भी इसे लेके चलते हैं। लिखते हैं फिर से हैश include stdio.h int main, ठीक है, और int main बना के इसके अंदर रिटर्न 0 और पहले किसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं। फंक्शन का नाम हम मान लो लेंगे फिर से फंक, ठीक है, समझ आया? सिंपल सिंपल, ठीक है, इंट फिर फंक, और इसके अंदर हाँ ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ, रजिस्टर में क्यों सेव कराना है किसी चीज को। रजिस्टर में ना तुम किसी चीज को तब सेव कराना चाहोगे, जैसे मान लो अभी मैं तुम्हें लूप का एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं मान लो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ रजिस्टर, हाँ ये भी फंक्शन के अंदर ही, इसका स्कोप भी इसी फंक्शन के अंदर खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसी के अंदर लिख रहा हूँ रजिस्टर, और क्या इंट काउंटर इक्वल्स टू 0, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 और आई स्मॉलर देन कितना, कुछ भी रैंडमली किसी चीज का कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मैं सब कुछ रैंडमली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ काउंटर प्लस प्लस, और फिर उसके बाद मैं लिख दूँ यहाँ पे प्रिंट एफ काउंटर और परसेंटेज डी, और फिर मैं स्लैश एन भी लगा देता हूँ क्योंकि मैं जो समझ नहीं आता, कॉमा काउंटर, ठीक है। अब देखो क्या फायदा हो रहा है, क्या लग रहा है तुम्हें? एक तो मैंने प्रिंट एफ में कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा मैंने नहीं लगाया। क्या फायदा लग रहा है तुम्हें रजिस्टर में सेव कराने का? क्या फायदा है? रजिस्टर से तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि फास्ट एक्सेस होगा, पर फास्ट एक्सेस क्यों करना है? अब देखो जब तक ये लूप चलेगा, तुम्हारा लूप चलेगा 10 बार, तो तुम्हें 10 बार काउंटर की वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें बार बार मेन मेमोरी के अंदर से मेन मेमोरी के अंदर से काउंटर को बार बार एक्सेस करना पड़ेगा, तो टाइम नहीं लगेगा। ऐसा समझो कि एक छोटा डब्बा है तुम्हारे पास, ठीक है, छोटा डब्बा पर तुम्हारे पास रखा है, और फिर एक बड़ा डब्बा है, ठीक है। तो अब मान लो ये छोटे डब्बे में अगर तुम मान लो कोई सामान रख देते हो, मान लो तुम इरेजर रख लो, ठीक है, तुम चाहो तो इस इरेजर को अभी इस छोटे डब्बे में भी रख सकते हो, पर इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये दिक्कत है छोटे डब्बे में स्पेस लिमिटेड है, ठीक है। पर लेकिन अगर तुम चाहो तो इस इरेजर को उस बड़ी अलमारी में भी रख सकते हो, जिसमें से तुम्हें निकाल के लाने में टाइम जरूर लगेगा, पर लेकिन उसके अंदर स्टोरेज बहुत है भाई। उसके अंदर तुम भैंचो कपड़े रख दो, उसके अंदर तुम उसके अंदर भैंचो पूरा लैपटॉप रख दो, उसके अंदर खुद ही जाके बैठ जाओ उसमें, तुम स्टोरेज बहुत है उसमें। पर लेकिन ये दिक्कत है कि उसमें जाके उठ के लाने में आलस भी आता है और भैंचो दूर भी पड़ता है, इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। बट यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा अगर तुम अपने साइड में रख दो
और उसमें तुम इरेजर रख दो, तो तुम्हें कितना आसान नहीं कि एकदम से उठा के लिया है। रजिस्टर भी सेम यही काम करते हैं। और देखो यहाँ पे क्या है ना कि बार बार जब फॉर लूप चलेगा, बार बार काउंटर की वैल्यू को एक्सेस करना है। अब तुम्हें अच्छा लगेगा क्या कि भाई तुम्हें 10 बार कोई जाके कहे कि भाई जा इरेजर को लेके आ बार बार कबर्ड से, तुम यही चाहोगे कि भैंस जब मुझे बार बार लाना है तो इसे यहीं रख देता हूँ। समझ रहे हो तुम? समझ आया होगा तुम्हें? तो रजिस्टर इस काम में फायदा देता है तुम्हें। और इसकी अगर वो बोले लाइफ टाइम, इसकी लाइफ टाइम इसी फंक्शन के अंदर है, इसलिए इसे मैंने बाहर भी वो नहीं किया है। बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ नहीं। हाँ अब देखो इसे चलाते हैं। अरे बहन चो इसमें क्या आग लग गई। स्लैश एंड शूट या ओके सॉरी माय बैड। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आया कि ज्यादा अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा। एक तो हमारा काम भी बहुत छोटा सा है, पर शायद बड़े लेवल पे अगर तुम कुछ करो तो तुम्हें अंतर आ सकता हो। बाकी अब हम चलते हैं अगले वाले में, जो कि सच में एक सरदर्द है समझाना भी। और पहले ही हम लेके चलते हैं अपना वो ये वाली लाइनें भी तुम्हें समझाने के लिए। फाइल 1 ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे वही अपना हर बार का हैश इंक्लूड stdio.h, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंट फंक्शन। पहले फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना, और हम यहाँ पे बाहर, क्योंकि ये भी ग्लोबल ही है ठीक है, इसका स्कोप भी ग्लोबल है। और यहाँ इसका तो ऐसा ग्लोबल है ना बैंड जो कि तुम 2 फाइलों के अंदर एक्सेस कर सकते हो एक एलिमेंट को, मतलब दूसरी फाइल के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो एक एलिमेंट को। यहाँ पे हम लिखते हैं इंट काउंटर इक्वल्स टू क्या है 0 है ना, और फिर फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ मैंने कहीं पे भी प्रिंट एफ नहीं लिखा, देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ मैंने कहीं पे भी प्रिंट एफ नहीं लिखा क्योंकि मैं प्रिंट चाहता हूँ यहाँ पे कराना। ठीक है, फिर से मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड और फिर stdio.h अपना हर बार की तरह, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, पहले मैं इंट मेन बनाता हूँ इंट मेन। ठीक है, और इंट मेन लिख के मैंने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे ना एक काम कर प्रिंट एफ कर, नहीं प्रिंट एफ मत कर, तो एक काम कर फंक्शन को रन कर दे। समझ आया तुम्हें? फंक्शन को रन करते हैं। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक तो पहले मैं यहाँ पे प्रिंट एफ भी लिख देता हूँ, प्रिंट एफ काउंटर %d कॉमा काउंटर, रुको बैक स्लैश एन की जरूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि एक बार से ज्यादा चल नहीं रहा है वो, और फिर भी हम ये करा देते हैं। ठीक है, अब तुम देखना कुछ, मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं बनाया इस फाइल के अंदर। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, मेन फंक्शन नहीं बनाया, और तुम्हारा कोड कब तक नहीं चलेगा जब तक तुम्हारे कोड में मेन फंक्शन नहीं है ना। और यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया है ना, पर इसके अंदर ना काउंटर की वैल्यू है और ना इसके अंदर मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है। तो क्या कर रहा हूँ मैं ये चूतिया पा, क्या कर रहा हूँ मैं? अब देखो यहाँ आता है तुम्हारा एक्सटर्न कीवर्ड, एक्सटर्न क्या, एक्सटर्न इंट, आगे क्या होगा, क्या नाम रखे थे मैंने उनका, काउंटर, और क्या था, फंक्शन भी बुलाना है मुझे, एक्सटर्न इंट फंक है ना, और यहाँ पे वो पैरेंथेसिस जरूर लगा देना। ये तो लिख दिया, अब डायरेक्ट रन कर दूं, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखो एक तो मैं तुम्हें इसमें एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे तुम इसके थ्रू डायरेक्ट रन नहीं कर सकते इस वाले उसमें, नहीं तो तुम्हारा वो नहीं चलेगा। क्योंकि तुम्हें ना देखो, एक तो मैंने शायद अभी तक तुम्हें ये जो static.exe लिखा आ रहा है ये क्या होता है ये नहीं समझाया मैंने तुम्हें इसे, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा। पर लेकिन ना तुम्हें ऐसा समझना है, जब भी तुम कोई फाइल रन कराते हो ना, आसान भाषा में समझा रहा हूँ ठीक है, जब भी तुम मान लो फाइल 1.c तुमने एक रन कराई, ठीक है, तो इसके अंदर ना ये जो तुमने लिखा है ना सब कुछ, ये सब इंग्लिश में लिखा है। तुम्हारे कंपाइलर को इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो तुम्हारे कंपाइलर को जिससे इंग्लिश समझ आए ना, तो क्या होता है ना, जब भी तुम ना कोड को रन करते हो ना, तो ना कंपाइलर को नहीं, तुम्हारे जो कंप्यूटर को इंग्लिश समझ नहीं आती है, तुम्हारे कंप्यूटर को इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो तुम्हारा कंपाइलर क्या करेगा ना, ये जो तुम्हारा इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसको समझाने के लिए ना, इसको एक टाइप से ऐसा समझो बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर देगा, ऐसा समझ लो 1 ऐसे टाइप में चेंज कर देगा। और उसको जब वो चेंज करता है तो वो एक फाइल बनाता है, जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा तुम्हें, पर लेकिन ना एक फाइल बन जाती है। तुमने देखा होगा जब भी तुम एक कोड को चलाते हो, जैसे मान लो auto.c को तुमने जब चलाया तो auto.exe बन गई। auto.exe में क्या लिखा है, auto.exe ना, ये ना वही फाइल है जो तुम्हारा कंपाइलर ना कंप्यूटर को देता है चलाने के लिए कि ले इससे समझ जाएगा तू कि क्या करना है तुझे। ठीक है, ऑटोमेटिक बनती है, तुमने नहीं बनाई यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें दो फाइलों को मर्ज करके कैसे वो बनाना है, और तुम्हारे कंपाइलर को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा तो तुम्हें खुद से कमांड देने नीचे, तो अब तुम्हें शायद पहली बार ये भी चलाना पड़ेगा। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पे सबसे पहले जीसीसी क्या है तुम्हारा, जीसीसी तुम्हारा कंपाइलर है। ठीक है,
फिर क्या करूं अब, फिर यहाँ पे लिखो file1.c file2.c। इन दोनों फाइलों को मिला के, इन दोनों फाइलों को मिला के क्या, कौन सी एक सी फाइल बना, यहां पे मैंने ऑलरेडी बना रखी है क्योंकि मैंने एक बार चला के देखा था। तो स्टोरेज 1, ठीक है, स्टोरेज वन नाम की एक .exe फाइल बना, जिसमें तू इन दोनों को एक साथ, इन दोनों का कोड एक साथ मर्ज करके चला रहा है और कंप्यूटर को दे रहा है, ठीक है। एंटर दबाया, कुछ नहीं हुआ, अभी देख, डॉट स्लैश स्टोरेज, ये जो तुम डॉट स्लैश करके लिखते हो ना, तो तुम ये कह रहे होते कि भाई इस फाइल को मुझे एक्सेस करना है, एंटर दबा। अरे इसकी माँ की चूत ये क्या हो गया, अरे हाँ सॉरी मैंने गलत नाम लिखा, डॉट स्लैश स्टोरेज 1 नाम था ना हमारी उसका, तो आई एम सॉरी बाबू ठीक है, काउंटर 1 आ गया है ना, चल गया ना, क्योंकि देखो मेन फंक्शन यहाँ है, वेयर वाज आई, ये मेन फंक्शन तो यहाँ पे है ना, और यहाँ मैंने फंक्शन को बुलाया, चलो फंक्शन को 2 बार बुलाता हूँ, 1 2 3 4 5 बार बुलाता हूँ एक्चुअली ठीक है। फिर से चलाते हैं, ठीक है, फिर से लिखते हैं जीसीसी, सेव भी करना पड़ता है डायरेक्ट, अगर तुम स्टोरेज 1 चलाओगे तो देखो क्या होगा, डॉट स्लैश स्टोरेज 1, काउंटर 1 आया, क्यों, क्योंकि तुमने फाइल को सेव नहीं किया है, ठीक है। तो उसे सेव करने के लिए तुम क्या करोगे, फिर से वापस से वो करोगे, कंपाइल एक टाइप से, यहाँ लिखोगे तुम जीसीसी file1.c file2.c, और फिर उसके बाद तुम लिखोगे, एक सेकंड सॉरी, ओ स्टोरेज 1, ठीक है, ये क्या, और फिर तुम करोगे डॉट स्लैश स्टोरेज 1 1 2 3 4 5। हाँ भाई सही में यहीं पे यही वाला कोड चल रहा है, फाइल 1 वाला नहीं चल रहा, बस है ना, यकीन हुआ। यहाँ पे कुछ चेंज कर लो, कुछ कर लो, तुम देख रहे हो तुमने एक टाइप से फाइल 2 के अंदर फाइल 1 की चीजें एक्सेस करी है, कितना कूल है भाई ये ग्लोबल हो गए भाई, तुम एक फाइल बना रहे हो दूसरी फाइल चला रहे हो, बैंड चोद। अब देखो, अब इसे अगर तुम समझोगे तो स्कोप क्या है इसका, स्कोप ग्लोबल है बैंड चोद, लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम ग्लोबल है बैंड चोद, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक तुम्हारा ये बेसिकली इसका लाइफ टाइम है, कि पूरा प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शन के अंदर वो खत्म हो जा रहा है। स्टोरेज लोकेशन कहाँ स्टोर्ड है, ये भी मेन मेमोरी के अंदर ही स्टोर है, ठीक है। और क्या है, कहां से शुरू हो रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, डिफॉल्ट वैल्यू वही है यार, यहाँ पे जो तुमने 0 कर रखी है। एक सेकंड मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा गूगल पे सर्च मार लेना यार, ये वाली ना बात मेरे हिसाब से तो 0 ही होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा चलो तुम्हारे लिए होमवर्क है, तो तुम बताओ भाई क्या है इसका आंसर, ठीक है, मैं तो चूतिया, मुझे तो पता नहीं है भाई इसका आंसर क्या है। बट भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, और भाई मैं तुमसे अब थोड़ी बातें शेयर करना चाहूंगा, अगर तुम यहाँ तक रुके हो, तुम मेरे लॉयल सब्सक्राइबर, लॉयल व्यूअर हो, अगर तुम भाई देख भाई चैनल के बहुत तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कर दे भाई चैनल को, समझ रहा है, तेरे पे मौका है भाई, देख 35 सब्सक्राइबर है अभी मेरे, और मेरे फ्यूचर में मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो ना देख क्या मौका है तेरे पास अपने दोस्तों की गांड जलाने का। तू कहेगा भाई कि भाई मैं इस यूट्यूबर का ओजी सब्सक्राइबर हूँ, ओजी मेंबर भाई, जब इसके 35 सब्सक्राइबर तब मैंने सब्सक्राइब किया था, मैं इसका 36वां सब्सक्राइबर था। और भाई सोचो ना भाई, तुम में से किसी को, तुम्हारे पास मौका है भाई, तुम मेरे 69th सब्सक्राइबर भी बन सकते हो भाई फ्यूचर में, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए तो समझ लो भाई टू मच स्कोप ऑफ सक्सेस इन लाइफ ठीक है। बाकी मैं तुम्हें $10 मिलियन वाले चैलेंज में भी बुलाऊंगा, अगर तुम मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर में हो गए, बस कमेंट कर देना मैंने सब्सक्राइब किया है, मुझे $10 मिलियन वाला चैलेंज चाहिए, बस तुम्हारे को मिल जाएगी लॉटरी की टिकट ठीक है। बाकी अगर और क्या बताऊं भैंचो मैं, बाकी यार भैंचो आलसी हो गया मैं, एग्जाम खत्म हो गए ना, एग्जाम खत्म होते ही मैं चूतिया हूं भैंचो, मैंने 2 दिन तक वीडियो ही नहीं बनाई भाई, पर लेकिन कमेंट ही कमेंट आ गए थे भाई कल तो कति, इतने सारे कमेंटों के रिप्लाई मैंने जिंदगी में कभी नहीं दिए। और बाकी अगर तुम्हारा क्वेश्चन है कि भैंचो वापस इस चश्मे में कैसे आ गया, तो मैं वीडियो लंबी खींच रहा हूँ चूते की तरह, तो भाई देखो क्या हुआ ना, फेविक्विक से चिपक गया भाई यार, ये डंडी चिपक गई इसकी, मैंने डंडी चिपका दी, मुझे यार नया दूसरा चश्मा ना चूतिया लगता है यार, अच्छा सा नहीं लगता यार, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही भाई, ज्यादा लंबी खींच रहा हूँ मैं चूते की तरह, ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो भाई बाय। और भाई कमेंट जरूर करियो भाई, कमेंट ना अच्छा लगता है भाई, दिल से अच्छा लगता है कमेंट भाई चूतिया आ गया मैं, तेरे पे बहुत खाली टाइम है, अभी तक भी देख रहा है यार तू मेरी वीडियो। बाय।